हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारूस मेंटरशिप में। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस का जो मेंस का एग्जाम है और इवन लोअर पीसीएस भी है या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम है, उसके मुख्य परीक्षा में जो हिंदी का पेपर है, उसका फर्स्ट जो पेपर है उत्तराखंड पीसीएस मेंस का, हिंदी या लैंग्वेज का जो पेपर है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीर्षक, सारांश, भावार्थ और व्याख्या। अभी तक मैंने उत्तराखंड पीसीएस का जो मेंस के हिंदी पेपर के लगभग सभी जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस डाल दिए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। ये एक ऐसा वीडियो था जो मुझे लग रहा था कि अभी तक हमने कवर नहीं किया है। तो आइए आज देखते हैं कि जो टॉपिक है कि शीर्षक कैसे लिखा जाता है, सारांश क्या होता है, भावार्थ क्या होता है, व्याख्या क्या होती है, इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है और एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस पे जाते हैं। जो हमारा उत्तराखंड पीसीएस का सिलेबस में अपठित गद्यांश हिंदी 15 अंकों का दे रखा है, तो 15 मार्क्स कम नहीं होते। इसमें 2 नंबर का है शीर्षकीकरण, 5 नंबर का है भावार्थ और 8 नंबर का है रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो ये इन्होंने इसमें ब्रेकडाउन भी दे रखा है। अगर आप 2016 का जो पीसीएस देखें तो उसमें ये 30 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो उन्होंने क्या कर रखा था, 2 अपठित गद्यांश दे रखे थे और दोनों में शीर्षकीकरण भी दे रखा था, दोनों में व्याख्या भी दे रखी थी, एक में भावार्थ दे रखा था और एक में संक्षेपण दे रखा था। तो ये क्या हो सकता है कि 30 मार्क्स का भी आ सकता है। 2012 वाला पीसीएस हुआ था, फर्स्ट जो हुआ था, उसमें 15 ही मार्क्स का आया था, क्योंकि सिलेबस में भी 15 नंबर है। लेकिन 15 नंबर होने के बावजूद 2016 में इसको 30 नंबर का दे दिया था। तो एग्जाम में कुछ भी पैटर्न हो सकता है, ये 30 नंबर का भी आ सकता है और 15 नंबर का भी। और ये बहुत ऐसा है कि जितने टॉपिक मैंने आपको बताए अभी तक, उसके बाद हमें सबसे पहले इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर 30 नंबर के हुए दो तो बहुत अच्छा, हमें मतलब 30 नंबर का ले जाना है। अदरवाइज 15 मार्क्स के लिए हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और जो हमारे टॉपिक्स थे उनसे थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें पहले आपको पढ़ना होता है अपठित गद्यांश को, फिर और कई चीजें होती हैं जैसे हमें भी आगे देखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इसे अटेम्प्ट करना है। और क्योंकि 15 नंबर है, काफी स्कोरिंग इसमें अच्छा होता है। आपको मैंने दिखाया था जब हिंदी राइटिंग की कॉपी को मैंने आपको दिखाया था, तो किस तरीके से इसमें 15 में से 9 नंबर, 10 नंबर मिल सकते हैं, बहुत एवरेज क्वालिटी में भी। तो आइए अब इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले शीर्षक। शीर्षक क्या होता है? शीर्षक सदैव आकर्षक और रुचिकर होना चाहिए, साथ ही उपयुक्त भी हो, जिसमें संपूर्ण सामग्री का तथ्य अथवा आशय स्पष्ट होता हो। तो यदि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपको क्या करेगा एग्जाम में, एक अपठित गद्यांश गद्यांश देगा, अनसीन पैसेज देगा और बोलेगा इसको पढ़ के इसका शीर्षक लिखो। तो शीर्षक की पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? हमें से क्या होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आकर्षक और रुचिकर नहीं होगा तो जो पढ़ने वाला है उसको पढ़ेगा क्यों? तो मतलब शीर्षक पे नजर पड़ते ही, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए शीर्षक कि उस पर नजर पड़ते ही हमारा मन करे कि अच्छा इसके अंदर क्या है, जरा पढ़ के देखते हैं। तो एक अच्छा शीर्षक क्या होता है? जो आकर्षक हो, रुचिकर हो और उपयुक्त भी हो। जो पूरा आपका जो अनसीन पैसेज है वो उसके अंदर पूरा समाहित हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा एक या दो शब्द या तीन शब्द आपको ऐसे ढूंढने हैं। एक हमेशा क्या होता है, संक्षिप्त होता है, छोटा सा होना चाहिए कि उससे आपका पूरा जो पैसेज में लिखी हुई चीजें हैं, जो गद्यांश में लिखी हुई चीजें हैं, वो क्या हो जाए, समझ में आ जाए। शीर्षक सदैव सामग्री पर आधारित और उसके केंद्रीय भाव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामग्री पर आधारित तो हो ही, साथ में उसका जो केंद्रीय भाव है, हर पैसेज का एक मूल भाव होगा, सेंटर पॉइंट होगा, उसको उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, वही उसे एक्सप्लेन कर दे। ऐसा शीर्षक हो कि उसे बिल्कुल 3 शब्दों में एक्सप्लेन कर दे। एक बार शीर्षक पढ़कर पाठक यह अंदाज लगा ले कि अनुच्छेद में क्या होगा। आप मतलब समझ रहे हैं कि शीर्षक पढ़े तो पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि अंदर क्या लिखा हुआ है। शीर्षक में इतना अधिक आकर्षण हो कि वह पाठक को सामग्री पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। एक ही अनुच्छेद के एक अथवा कई शीर्षक भी हो सकते हैं, होते ही हैं। हर कोई जो एस्पिरेंट होगा, जो वहां बैठेगा, वो अपना अलग शीर्षक लिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि सब क्या है, एक ही शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक चुनने के लिए आप अवतरण को 2-3 बार पढ़ जाइए और इसके केंद्रीय भाव पर विचार कीजिए। देखिए, ये तो खैर फैक्ट है कि जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, जो आपका गद्यांश दिया होगा, जो पैसेज दिया होगा, उसे कम से कम 3 बार हमें पढ़ना है। हमें क्या करना है? उसे पहली बार में हमें क्या करना है? उसको सिर्फ पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। दूसरी बार में उसमें क्या करना है कि जो रिपीटेड चीजें हैं उन्हें अंडरलाइन करना है। एक से अधिक वो आपको अंडरलाइन करना है कि जो रिपीट हो रही है चीजें। अगर मान लिया कोई एग्जाम्पल रिपीट हो रहा है या कोई सेंटेंस रिपीट हो रहा है, कोई इवन जो उसका भाव है, मतलब जो उसकी फीलिंग है, वो भी रिपीट हो रही है, तो रिपीटेड पार्ट को आप क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। तीसरा आप क्या करेंगे? तीसरी बार जब आप उसे पढ़ेंगे तो उसके जो मूल भाव है उस पे कहीं पर टिक मारेंगे। ये हमारा 3 बार हमें पढ़ना है। और जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? उसका सबसे पहले सारांश या भावार्थ लिखेंगे। शीर्षक हम लास्ट में लिखते हैं हमेशा। शीर्षक वाले क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, पहले उसका सारांश या भावार्थ लिखिएगा।
उसके बाद उसका जो व्याख्या वाला पार्ट है वो लिखिएगा, और फिर उसके बाद लास्ट में शीर्षक लिखिएगा, ताकि तब तक आपको समझ में आ जाएगी पैसेज है क्या। प्रायः शीर्षक एक शब्द अथवा एक पदबंध का ही होता है, या तो एक शब्द होगा एक पदबंध होगा छोटा सा। शीर्षक देने के लिए अधिकतर समास पद्धति का प्रयोग किया जाता है, मतलब डैश वाला जो होता है उसको प्रयोग किया जाता है। कभी कोई सूक्ति या वाक्य भी उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, जनरली इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर इसमें आपके नंबर काट लेगा। तो बहुत लंबा वाक्य हमें कभी भी नहीं लिखना है। अनुच्छेद समझकर कई बार पढ़ लेने के बाद जो ज्यादा आपके मन को जचे वही उपयुक्त शीर्षक होता है। तो इसीलिए मैंने कहा साहब लास्ट में आपको शीर्षक वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप क्या करेंगे, पहले सब कुछ लिख लेंगे, सारांश मतलब संक्षेपण आ रहा है वो लिख लिया, भावार्थ लिख लिया, व्याख्या लिख ली, उससे पहले आपने 3 बार उसे पढ़ लिया, तो इतनी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या, और जो आपका मन कहे ना वही उसका शीर्षक होता है, उसे लिख दीजिएगा वहां पर। पहली फीलिंग में जो आए वही शीर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट है सारांश। मूल अवतरण के भावों अथवा विचारों को संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया को सारांश कहते हैं। क्या होता है, जो आपका पद्यांश दिया गया है या जो गद्यांश दिया गया है उसके अंदर जो मूल भाव है, जो मूल विचार है, उसको बहुत ही संक्षेप में लिखने को क्या बोलते हैं, सारांश बोलते हैं। भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, बहुत टिपिकल हमें भाषा नहीं लिखनी, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना। सारांश में केवल प्रधान भाव ही रहते हैं। हमें क्या करना है कि जैसे आप इसको समझिए कि हमने पैसेज को पढ़ा, उसके बाद हमें जो उसका मूल भाव समझ में आया बस वो हमारे सारांश में आ जाना चाहिए। हम क्या होता है कि हमने अभी आगे भी पढ़ेंगे, हमेशा सारांश जो हमारा वो होगा पैसेज होगा उसका 1/3 होगा, मतलब 1/3 रहता है। अगर उसमें मतलब 9 लाइनें दी है तो आपको 3 लाइनों में खत्म करना है वो, तो अपनी हमारी 4 लाइनें हो जाएंगी जाहिर सा। तो लेकिन उसमें क्या है, उसका मूल भाव वो खोना नहीं चाहिए, मतलब हमने सब बातें तो लिख दी लेकिन मूल भाव नहीं लिखे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमें उसका मूल भाव को हमेशा लिखना है। सारांश लिखते टाइम ध्यान देना है, अगर उसने कोई उदाहरण दे रखा है, ये कुछ लोगों के बीच में बातचीत दे रखी है, तो सब बिल्कुल हटा दीजिए। आप सिर्फ ये लिख दीजिए कि लेखक ने उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है या उदाहरण के साथ समझाया है। इसीलिए आप फिर कहिए कि इन दो मतलब दो व्यक्तियों की बातचीत में ये बात समझाई गई है, ऐसे करके लिखेंगे। तो यदि कहीं पर ऐसे कोई बातचीत दे रखी है या उदाहरण मेंशन किया तो आप उसे बिल्कुल हटा देंगे। तो अगर इस टाइप का आपके कहीं पर पैसेज में आ रहा है, अपठित गद्यांश में आ रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सारे लिखने में बहुत आसानी होती है। आगे देखिए, सारांश लेखन के समय ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें हैं। एक दो या अधिक बार पढ़कर मूल सामग्री को समझना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपठित गद्यांश को आपके पास वहां पर बहुत कम समय होगा एग्जाम में, लेकिन उसके बावजूद भी शांत मन से इसे 2 या 3 बार कम से कम पढ़ लेना। सामग्री में आई व्याख्याओं उदाहरणों के भावों के दोहराव को रेखांकित करना। कोई भी ऐसी व्याख्या या उदाहरण या भाव जो कि रिपीटेड है, एक से अधिक बार है, उसे क्या कर दिया आपने, रेखांकित करना। मूल भाव को अलग कागज पर लिखना। जब आप उसे 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको मूल भाव समझ में आ जाएगा, उसे कहीं अलग से लिख लीजिएगा। मूल भाव और उससे संबंधित भावों के आधार पर विवरणात्मक अन्य पुरुष शैली में मूल सामग्री से लगभग 1/3 आकार में सार संक्षेपण लिखना। तो हमेशा किसमें, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा, और 1/3 भाग में कहीं पर रफ में लिख लिया जाएगा। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसे पहले रफ में लिखें फिर मेंस में लिखें, तो सीधे आपको लिख लेना है। आवश्यक होने पर मूल भाव के आधार पर सार संक्षेपण का शीर्षक लिखना, वो तो क्वेश्चन में आता ही है तो हमें लिखना ही है। लिखित सार को पढ़ना और देखना कि कहीं इसमें कोई मुख्य बात आने से रह तो नहीं गई। ये हमारे पास वैसे यही तरीका होता है कि जब आप रफ में लिखते हैं फिर उसे रिवाइज करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप उसे क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सीधे एग्जाम में लिखाएंगे। आवश्यक होने पर सार का संपादन करना। संपादन का अर्थ यह है कि सार में कोई मुख्य बात आने से रह गई हो तो उसे जोड़ना, यदि उसमें कोई दोहराव हो तो उसे हटाना, और भाषा शैली को उपयुक्त और सरल बनाना। देखिए, मैं एक चीज में आपको बताना चाहूंगा कि आपने वहां पर लिख दिया, सपोज आपने लिख दिया सारांश अपना या संक्षेपण लिख दिया, उसके बाद क्या हुआ कि आपको पढ़ लगा कि अरे ये तो छूट गया, फिर आप उसे जोड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये आपके, क्योंकि वो बहुत ही अननेचुरल लगेगा। तो इससे अच्छा ये होगा कि अगर एक दो चीजें छूट गई हैं तो अब लेट इट भी, उसे आप जबरदस्ती उसमें घुसाने की कोशिश मत करना, क्योंकि सारांश और संक्षेपण क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक लय में होना चाहिए, उसमें ऐसा मत करना। तो इसे लिखने से पहले थोड़ा ध्यान रख लेना। हाँ, यदि आपके पास समय हो तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता कि आप पहले रफ में लिखें फिर उसे फेयर में लिखें, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि एग्जाम में यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका पेपर छूट सकता है। इसलिए लिखते वक्त ध्यान रखेंगे कुछ आपका छूटे ना। तो जिस वक्त आप पढ़ रहे हो ना, उस वक्त अंडरलाइन जो चीजें करनी है, जो समझनी है, उसको आप ढंग से कर लेना। इससे अच्छा ये फिर देखिए क्या होती है, कैसे लिखते कैसे हैं सारांश को, इसमें अलग से लिखते हैं। सबसे मूल सामग्री का बोध। आप जब उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मूल सामग्री क्या है। मूल भाव की पहचान, पूरे पैसेज में एक जो सिंगल भाव है उसे, एक जो फीलिंग है सिंगल, उसे समझना।
संबंधित भावों की पहचान, यदि एक से अधिक है तो उसको समझना। मूल भाव को स्पष्ट करने वाली व्याख्या, उदाहरण, दोहराव की पहचान, जो भी दोहराव है, जो रिपीटेड चीजें उनकी पहचान। मूल भाव को प्रभावी बनाने के लिए जो कथाएं लिखी गई हैं, जो अलंकार लिखे गए हैं, प्रसिद्ध कथन और रचनात्मक तथा व्यास शैली की पहचान। मतलब यदि जो मूल भाव है ना, उसे समझाने के लिए कोई लंबी चौड़ी बातें लिखी गई है, कोई कथाएं लिखी गई हैं, कहानियां लिखी गई हैं, उदाहरण दिया गया है, कोई बातचीत करी गई, तो उन सबको क्या कर लो, पहचान लो, उन्हें अलग कर दो। वो हमारे सारांश के पार्ट नहीं होंगे, संक्षेपण के पार्ट नहीं होंगे। मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए विस्तार देने वाले वाक्यों को हटाते हुए सार लेखन। तो मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं, व्याख्या करी गई है, उसको हटा के आप क्या लिख दीजिए, सार लेखन कर दीजिए। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/3 में आपका सार लेखन इससे संरक्षण पर बहुत ही इजीली हो जाएगा। इवन उससे भी 1/4 में भी हो जाएगा अगर आप चाहें तो, लेकिन हमें इसे 1/3 करके आना है। अब नेक्स्ट हमारा व्याख्या। हमने अभी शीर्षक पढ़ लिया, सारांश पढ़ लिया, अब व्याख्या। व्याख्या क्या होती है, इनका संक्षेपण का उल्टा, एक्सप्लेनेटरी। आप बहुत ज्यादा लिखना होगा। क्या देखिए, गद्य और पद्य में व्यक्त भावों अथवा विचारों को विस्तार पूर्ण लिखने को व्याख्या कहते हैं। इस एग्जाम में क्या होगा, आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसमें आपसे कहा जाएगा कि ये जो हमारा लाइन है, अंडरलाइन जो करी गई है, रेखांकित लाइन है, उसकी व्याख्या कीजिए। तो एक लाइन होगी तो आपको कम से कम 3 से 4 लाइनों में उसकी व्याख्या करनी होगी, उसे बहुत एक्सप्लेन करना होगा। तो ये हमारी क्या होती है, व्याख्या होती है। व्याख्या किसी भाव या विचार के विस्तार और विवेचन को कहते हैं। कोई दे रखा है उसको क्या, विस्तार को, और विवेचन मतलब उसको एनालिसिस बहुत अच्छे से डिटेल में उसका किया जाएगा, उसमें उसकी तोड़ मड़ोड़ के सब कुछ लिखा जाएगा। व्याख्या में पद निर्देश, अलंकार, कठिन शब्दों का अर्थ तथा समानांतर पंक्तियों से तुलना आवश्यक है। तो क्या क्या है, जैसे इसमें कोई पद निर्देश है, अभी पद निर्देश क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अलंकार, कठिन शब्द जो होते हैं उनको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। व्याख्या न भावार्थ है, ये तो कोई न और न आशय, यह इन दोनों से भिन्न है। नियम भी क्या होते हैं इसके, भिन्न होते हैं। व्याख्या किसी भाव या विचार के विस्तार और विवेचन को कहते हैं, विस्तार है। इसमें परीक्षार्थी को अपने अध्ययन, मनन और चिंतन के प्रदर्शन की पूरी स्वतंत्रता रहती है। तो मतलब जब हम व्याख्या लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि उन्हीं को लाइनों को बार बार रिपीट करें। उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उसके संबंध में जो आपको उसका पॉजिटिव उसके उसके पक्ष में या विपक्ष में उसके कुछ भी आपको समझ में आ रहा हो तो आप उसे डिटेल में वहां पे लिखेंगे। मूल अवतरण से व्याख्या बड़ी होती है, जैसे मैंने आपका कहा, लगभग 3 गुना उसकी होती है व्याख्या। व्याख्या में प्रसंग निर्देश आवश्यक है। देखिए क्या होता है, यहां से आप शुरू करेंगे। प्रसंग निर्देश क्या होता है कि वो जो दी हुई है, जो सपोज इसने एक अंडरलाइन दे रखी है कि इस लाइन को आप इसकी व्याख्या कीजिए, तो आप उसका प्रसंग मतलब उसका एक बैकग्राउंड जरूर लिखेंगे कि उसने क्यों। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी क्लाइमेट चेंज पे सपोज कोई आपको पैसेज दे रखा है और उसकी लाइन को कर रखा है, इसे एक्सप्लेन करो, तो आप जरूर लिखेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में जो हमारे जलवायु परिवर्तन है, एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है, और लेखक ने उक्त पंक्तियों में इसी समस्या को उठाया। तो आपने एक प्रसंग दे दिया, प्रसंग देना जरूरी है। हो सकता है वो आपको किसी महिलाओं के मुद्दे पे, कोई महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पे एक पैसेज आ जाए, तो आप इसमें जरूर लिख देंगे कि 21वीं सदी में भी महिलाओं की जो स्थिति है वो क्या हुई है, अभी तक पुरुषों के समान नहीं हुई है। इसलिए महिला सशक्तिकरण पे, इसलिए लेखक ने इन पंक्तियों में महिला सशक्तिकरण विषय पे अपना प्रकाश डाला है। तो इस तरीके से मतलब प्रसंग निर्देश हमेशा डालेंगे, क्योंकि वहां से ही आपकी क्या होगी, व्याख्या की शुरुआत होगी। प्रसंग निर्देश संक्षिप्त, आकर्षक और संगत होना चाहिए। संक्षिप्त तो बिल्कुल आप जैसे एक लाइन में उसे डालना होगा, आकर्षक भी होना चाहिए क्योंकि वहां से क्या होगी, आपकी व्याख्या की शुरुआत हो रही है तो पढ़ने में एग्जामिनर को अच्छा लगे। संगत मतलब जो हमारा टॉपिक है एटलीस्ट उससे रिलेटेड हो, ऐसा ना हो कि टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं हो, कुछ अलग दे दिया हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्याख्या में मूल विचार या भाव को संतोषपूर्ण विस्तार हो। जो मूल विचार है, बेसिकली मतलब आप समझ लीजिए कि संक्षेपण का उल्टा ही है। जो उसका मूल विचार है और भाव है, उसका क्या हो, उसका विस्तार करना है आपको अच्छे से। अंत में शब्दार्थ लिखे जाते हैं। देखिए इसमें ना आप ये बहुत हमारे जो एस्पिरेंट है वो नहीं जानते इस चीज को, प्रसंग निर्देश को और शब्दार्थ को। तो प्रसंग निर्देश आपको मैंने बता दिया, उसका शब्दार्थ एक दो उसमें जो कठिन शब्द होंगे उनके मीनिंग लिखाइएगा कि इसका ये अर्थ होता है, होते ही है, अंडरलाइन उसमें हमेशा होंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि हमें जितने ज्यादा शब्दार्थ लिखेंगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हम अगर एक या दो का भी लिखाएंगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हमें व्याख्या क्या होती है, लिखना बहुत आता है। तो एक दो कठिन शब्दों के अर्थ जरूर लिखाइएगा एग्जाम में, लास्ट में लिख के आने कि उक्त पंक्तियों में निम्नलिखित कठिन शब्दों के शब्दार्थ निम्नलिखित हैं, ऐसे करके लिखाइएगा उसको।
मूल के विचारों का खंडन या मंडन किया जा सकता है, मतलब जो उसमें लिखा है उसको आप प्रो या कॉन्स उसका कर सकते हैं। मूल के विचारों को गुण दोषों पर समान रूप से प्रकाश डालना चाहिए, दोनों गुण और दोष पर डालना चाहिए। यदि कोई महत्वपूर्ण बात हो तो उस पर अंत में टिप्पणी दे देनी चाहिए। अपनी ओर से भी अपने ओपिनियन भी इसमें क्या किया जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। देखिए प्रसंग निर्देश के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। प्रसंग निर्देश व्याख्या का अनिवार्य अंग है। इसके इसलिए व्याख्या लिखने से पूर्व प्रसंग का उल्लेख कर देना चाहिए, पर प्रसंग निर्देश संक्षिप्त होना चाहिए। उत्तम कोटि की व्याख्या में प्रसंग निर्देश संक्षिप्त होता है। तो ये क्या होना चाहिए, बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए। ऐसी कोई भी बात न लिखी जाए जो अप्रासंगिक हो। हमें उसको लंबा लिखना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी उसमें अप्रासंगिक, जो उसमें मीनिंगलेस है, जिससे कोई संबंध ही नहीं लिखता, ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा हमें नहीं करना है। एग्जाम में होगा नहीं, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। व्याख्या में मूल के भावों और विचारों को समुचित और संतुलित विवेचन होना चाहिए। विचारों का विवेचन करते समय छात्र को विषय के गुण और दोष दोनों की समीक्षा करनी चाहिए। यदि वो चाहे तो उन उसके एक ही पक्ष का विवेचन भी कर सकता है, लेकिन हमें दोनों ही पक्षों का करना चाहिए। तो ये क्या होती है, हमारी व्याख्या होती है। नेक्स्ट है देखिए हमारा भावार्थ। ये हमारा अंतिम है भावार्थ। भावार्थ क्या होता है, जो व्याख्या है और जो हमारा संक्षेपण है, सार लेखन है, उनके बीच का होता है। तो संक्षेपण होता है 1/3 भाव, और व्याख्या होती है 3 गुना, भावार्थ होता है लगभग हाफ। जो हमारा पैसेज है उसका 50% में हमें भावार्थ में लिखना होता है। और भावार्थ जो मीनिंग होती है, भावार्थ का मतलब वो जो उसका कोर है ना, उसको अर्थ समझाना है। सार में हम उसके जो मेन भाव है उसको क्या करते हैं, केवल लिख देते हैं। भावार्थ मतलब उसको हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, मूल भाव को एक्सप्लेन कर देना है। तो इसमें भी सपोज उदाहरण है, कोई बातचीत है, या कोई उसने और कहीं से कुछ वो दे रखा है, उन सबको हमें हटा देना है। जो हमने सारांश लिखा है ना, उसी के उसका अब हमें सारांश का अर्थ समझाना है। मतलब आप समझ लीजिए जो हमने सारांश लेखन किया या संक्षेपण लिखा, अब उसकी व्याख्या करनी है आपको, सिंपल सा है। भावार्थ में किसी उद्धरण में निहित केंद्रीय भाव को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में व्यक्त कर देना ही पर्याप्त है। क्या है कि जो केंद्रीय भाव है उसी को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में व्यक्त कर देना है। भावार्थ मूल अवतरण का छोटा रूप है, लगभग कितना 50% होता है। भावार्थ की विधि गागर में सागर भरने की एक क्रिया है। चलिए ये तो मतलब बात हो गई। मूल भाव को कोई भी भाव या विचार छूटना नहीं चाहिए। भावार्थ में जरूरी है कि जो मूल भाव है वो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। भावार्थ की लंबाई चौड़ाई की अंतिम सीमा मूल अवतरण को कम से कम आधा भी होना ही चाहिए। कम से कम होना चाहिए, 50% होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है। इसमें मूल के सभी प्रधान और गौण भाव आ जाने चाहिए। तो जो इसमें जो कोई मेजर है माइनर, जो भी इसका मूल भाव है वो क्या हो जाना चाहिए, इसमें आ जाने चाहिए। भाषा सरल और अपनी होनी चाहिए। इसमें मैं उसकी लैंग्वेज को नहीं लिखा है, अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना है हमेशा। भावार्थ में छोटे बड़ी सभी भावों का समावेश हो जाता है। भावार्थ सारांश और व्याख्या के बीच की चीज है, जैसे मैंने आपको भी बताया। गद्यांश या पद्यांश में आए विचारों को संक्षेप में सरल भाषा में लिख देने के प्रयास को भावार्थ कहते हैं। इसमें खंडन मंडन या टीका टिप्पणी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। कोई भी मतलब इसमें एक्सप्लेनेटरी चीजों की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। परीक्षार्थी को अपनी ओर से एक भी बात घटाने या बढ़ाने का अधिकार नहीं है। अपनी इतना समय भी नहीं है आपके पास, और ना आपको ऐसा करना है कि कोई भी इसमें अपनी ओर से घटाने या बढ़ाने का काम नहीं करना है। क्या आवश्यक दिशा निर्देश हैं, भावार्थ को लिखते हुए क्या बातों का ध्यान रखना है वो आप देख लीजिए। मूल अवतरण 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़िए और विचारों को रेखांकित कीजिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। व्यर्थ बातों और शब्दों को हटा दीजिए। जैसे कोई कि व्यर्थ की बात है, या कि मैंने आपको बताया दो से दो ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत दिखा रखी है, कोई उदाहरण दिखा रखा है, सब हटा दीजिए। रेखांकित वाक्यों और शब्दों को मिलाकर सार्थक वाक्य बना लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कुछ बाहरी शब्द भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार भावार्थ की रूपरेखा तैयार हो जाती है। व्याख्या की तरह विषय की लंबी चौड़ी व्याख्या करने या प्रत्येक पंक्ति या वाक्य का विस्तार करने या अपनी ओर से टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भावार्थ की भाषा स्पष्ट और सरल हो। मूल अवतरण में दिए गए शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग अपेक्षित नहीं है। तो क्या है, इसमें स्पष्ट और सरल हो और शब्दों को वैसे के वैसे लिखना अपेक्षित नहीं है। अलंकृत शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सिंपल सेंटेंसेस का इसमें यूज होना चाहिए। लंबी चौड़ी अलंकार मतलब जो वो भाषा हमारी नहीं होनी चाहिए। भावार्थ में भावों का पदान्वय नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि भाव को हम कहीं पे बीच में कट कर दें या फिर हम उसे आधा अधूरा लिखें। समूचे अवतरण को पढ़ लेने के बाद सोचना चाहिए कि मूल के सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक भाव आ गए हैं। यदि कोई विचार छूट जाए हो तो यथास्थान समाविष्ट कर देना चाहिए। आपके पास इतना समय नहीं होगा कि पहले आप रफ में लिखें फिर फेयर में लिखें। आपको डायरेक्ट फेयर में लिखना है।
तो करना क्या कि थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले घर से करके जाइएगा, कुछ पैसेजेस की प्रैक्टिस कर लेना और उसके बाद इसे क्या करना है, एग्जाम में जाके इसे अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था किसका, शीर्षकीकरण, सार लेखन या फिर संक्षेपण, भावार्थ और व्याख्या। ये हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और इसको आप क्या करेंगे कि जो मैंने आपको बताया जो मानकीकरण और ये सब टॉपिक्स पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, बहुत स्कोरिंग होता है। आपने एग्जाम में देखा था कि मैंने किस तरीके से बहुत अच्छा नहीं लिखा था, उसके बावजूद भी मुझे 15 में से 9 नंबर इसमें मिल गए थे। तो इसको अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो इसी के साथ हमने हिंदी के जो मेनली जो स्कोरिंग टॉपिक्स थे लगभग वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। केवल सामान्य हिंदी जो व्याकरण वाला पार्ट रह गया वो आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, और उसमें बहुत छोटे छोटे नंबर के आते हैं तो इसलिए उसको पढ़ना है, और लेकिन मैं उसके अभी वीडियोज यहाँ पर नहीं दूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाए। तब तक के लिए आप बने रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।